आखिरकार क्या उद्देश्य है सरकार का इसको बदलने के पीछे? पहले तो नेहरू पे कटाक्ष करते थे रोज, अब लगता है उनको गांधी जी भी पसंद नहीं है। तो किस तरह का प्रेशर एक बनेगा राज्यों पे? राज्यों का जो कार्यक्षेत्र है उसमें उनकी जो स्वायत्तता थी या जो इंडिपेंडेंस था उसको छीना जा रहा है। तो जो लाभार्थी हैं उन पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? महिलाओं का ये कहना है, कई महिलाओं का, कि जो उनको पैसा मनरेगा से मिलता है उसका 70% पैसा वो अपने पास खुद रख पाई हैं। संसद में भी बहुत हंगामा हुआ इस पूरे नामकरण को लेकर। कांग्रेस के जितनी सरकारें अभी तक आई हैं उनके नाकामी का एक उदाहरण है मनरेगा प्रोग्राम होना। नमस्कार, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज श्रीनी से संवाद में हम बात कर रहे हैं मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव के बारे में। हमारे साथ हैं द फेडरल के मुख्य संपादक श्री एस श्रीनिवासन सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस विषय पर बात मैं बोलूं राम राम। आप जो भी बोल सकते हैं, अभी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार हम उसको क्या बुलाएंगे। सबसे पहले बुलाने की बात, जो बदलावों की बात हो रही है, तो उनका नाम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये योजना का नाम। आखिरकार क्या उद्देश्य है सरकार का इसको बदलने के पीछे? देखिए, कोई खास उद्देश्य नहीं है। ये सरकार जो है नाम बदलती रहती है। जितने भी पुराने जितने भी प्रोग्राम हैं या स्कीम हैं, जितने भी आपने पहले भी देखा होगा, इन सब का नाम बदला गया है। और कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश भी कह रहे थे इतने सारे नाम बदले हैं। ये सरकार नाम बदलने में बहुत अव्वल है, ये उनका कहना है कि ये भी एक नया नाम है। मगर इस नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इन्होंने जो ये घोषणा हुआ उसके 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें ये कहा गया कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं कहा गया, मगर ये एक लोगों के पत्रकारों को ये जानकारी मिली कि शायद इसका नाम जो है पूज्य बापू रखा जाएगा। ये पहले लीक यही हुआ, मनरेगा का नाम बदल के पूज्य बापू योजना और ऐसा कुछ था। उसके बाद जब अंत में जब बिल में आया, उसका नाम फिर वो बदल के जी राम जी हो गया। बेसिकली वो है VBG राम जी बिल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये उसका पूरा नाम है। शायद वो इसलिए भी कि ममता बनर्जी, अभी चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है, और ये चुनाव के मामले में सरकार काफ़ी सचेत है, केंद्र सरकार। तो चुनाव आने वाले हैं और ममता बनर्जी ने विरोध जताया जब पूज्य बापू नाम आया। बोले कि ये जो नाम दिया गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, महात्मा उनका, गांधी जी को महात्मा गांधी पहले उन्होंने पुकारा, उससे उनका नाम बना। तो आप ये जो तौहीन है, ये आप जो है रविंद्रनाथ टैगोर की एक उसका वो कर रहे हैं आप। तो मेरे को लगता है कि वो उसका भी असर हुआ होगा। सरकार ने सोचा होगा भाई गड़बड़ है, तो चुनाव आने वाले हैं, क्यों इस मसले में फंसें। दूसरा, कई सारे बदनाम गुरु भी हैं, आशाराम बापू हैं जो जेल गए, कई सारे ऐसे लोग भी हैं, तो ये नाम भी शायद ना जचा हो। तो आपने फिर देखा कि जी राम जी आ गया है। अब जी राम जी को कोई कुछ उसके ऊपर आपत्ति तो बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि राम के ऊपर अब कैसे कोई, राम सबके आराधना के वो हैं, पात्र हैं, कैसे हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि आप उत्तर भारत में जब कोई किसी से मिलता है तो आमतौर पे कहता है राम राम भैया, या कहेगा जयराम जी, जाते समय भी कहते हैं जयराम जी। तो जयराम जी जो है वहाँ पर एक काफ़ी प्रचलित एक शब्द है, उसको थोड़ा सा उन्होंने बदल के जी राम जी कर दिया है। तो ये भी हो सकता है, भैया कहाँ जा रहे हो, जी राम जी करने जा रहे हैं, राम जी करने जा रहे हैं, तो मगर ये भी एक कारण हो सकता है। मगर महात्मा गांधी जो नाम था, जो इसके पहले जो था इस प्लान का, इस योजना का, देखिए वो कई कारणों से रखा गया। गांधी जी जो हैं वो भी काफ़ी चिंतित थे पॉवर्टी को लेके, जो भुखमरी है या जो गरीबी है उसको कैसे हटाया जाए, उसके ऊपर उनका काफ़ी ध्यान था।
गांव का जो इकोनॉमी है या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी उनका हमेशा एक वो रहा है। गांधी जी इस बारे में हमेशा बात करते रहे हैं। और आपको पता है कि जब से जो दक्षिणपंथी जो राजनीतिक वो हैं, पहले हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो और इवन बीजेपी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद गांधी जी के कई कट्टर आलोचक रहे हैं। और अब इतिहास में आप जानते ही हैं कि गांधी जी के कई जो निर्णय जो लिए गए वो उनके लिए थोड़ा सा विरोध भी रहा, हजम करना भी मुश्किल रहा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बट ये जो चार्जेस हैं, ये जो कहा जा रहा है, ये सब ये ज़्यादातर ये विपक्ष कह रहा है इन सब बातों को रख रहा है कि देखिए गांधी जी का नाम उनको पसंद नहीं है। पहले तो नेहरू पे कटाक्ष करते थे रोज, अब लगता है उनको गांधी जी भी पसंद नहीं। ये कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि देखिए आप राम का कैसे आप विरोध कर सकते हैं। और गांधी जी भी राम पे उन्होंने भी हे राम कहा है अपने अंतिम उसमें। वैसे भी अपने भजन में सब में उन्होंने राम भजन उनका एक आम वो है। तो और ये बात सही भी है, गांधी जी कभी जो है इस तरह से नहीं करते थे। तो वो एक रिलीजियस एंगल को लेके साथ चलते थे वो। तो अब ये सरकार राम पे काफ़ी बातों को बार बार उठाती है राम मंदिर बनने के बाद। और तो उनको लगा होगा कि शायद राम के नाम से शायद ज़्यादा उनको एक वो कोई तो किसी तरह का फ़ायदा मिल सकता है। सर, अगर जैसे कि हमने देखा हर तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं और एक जो मुख्य मुद्दा राज्यों ने उठाया है वो फंडिंग हिस्सेदारी का है कि जो बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं उसको देखते हुए जो पहले पूरी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% थी, अब 60% ही रह जाएगी। तो राज्यों पर काफ़ी असर होगा कि 40% हिस्सेदारी उनकी होगी फंडिंग की। तो किस तरह का प्रेशर एक बनेगा राज्यों पे और इसका आखिरकार विरोध आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कई राज्य अभी फ़िलहाल देखेंगे कई राज्य जो है वो फाइनेंशियल बोझ झेल रहे हैं। उनके पास उतना संसाधन नहीं है जो अपने खुद के जो काम है वो सब कर सकें। दिक्कत में हैं सभी। और पहले ये स्कीम था पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पूर्ण तरीके में वही जो है पूरा का पूरा पैसा देते थे जी। और जो राज्य सरकार वो सिर्फ कुछ 1/4 जो बाकी जो काम के लिए जो उपकरण खरीदने हों या कोई सामान खरीदने हो उसके लिए वो खर्चा करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसका वहन करती थी खर्चे का। मगर अब 40% उनको अपनी जेब से देना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। केरल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जॉन ब्रिटॉस, उनका ये कहना है 2,500 करोड़ तो सिर्फ केरल पे उसकी मार होगी हर साल, उनको अलग से देना पड़ेगा। और बाकी सब मिला के देखें वो कहते हैं 50,000 करोड़ सभी राज्यों को अब देना होगा। देखिए पूरा का पूरा जो स्कीम है 1 लाख करोड़ के ऊपर है। इस बार का 1,56,000 करोड़ था पिछले साल का, और इस साल का जो बजट है वो मैं आपको बताता हूँ कुल मिला के वो भी उतना ही था, 1.5 लाख 1.25 लाख के ऊपर ही है जी। तो दूसरा उनके सामने ये दिक्कत है कि राज्यों का जो कार्यक्षेत्र है उसमें उनकी जो स्वायत्तता थी या जो इंडिपेंडेंस था उसको छीना जा रहा है जी। क्योंकि ये बोझ ही नहीं है, उसके अलावा किन जगह पर काम होंगे, कार्यप्रणाली का चुनाव। पहले क्या होता था कि नीचे से डिमांड आती थी, उसको ऊपर भेजा जाता था कि देखिए इन जगह पे ये काम करना है। अब वो वहाँ से बताया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या काम होगा। ये इस पे एक बड़ी आपत्ति है जी। तीसरी आपत्ति यह है कि देखिए पैसे की वैसे ही कमी हो रही है। मैं आपको एक उसमें उदाहरण देता हूँ। पिछले 5 महीनों में 51,521 करोड़ इस स्कीम में खर्च हो गए हैं, जबकि और 7 महीने बाकी हैं और पूरे साल के लिए
सिर्फ 86,000 करोड़। आप जानिए 86,000 जो करोड़ हैं उसमें से 51 खर्च हो गए हैं। अब बाकी 7 महीने में बहुत कम, हाँ, इतने ही पैसे बचते हैं। तो और इसमें से भी आप देखेंगे 38% बकाया है पिछले साल का। तो राज्य वैसे भी कह रहे हैं कि आप तो पूरा पैसा दे भी नहीं रहे हैं, बजट काट रहे हैं। जैसे पिछले साल जो है बजट में 23% की कटौती हुई है जी। तो आप पैसा कम दे रहे हैं, देरी कर रहे हैं पुराना बकाया पैसा वापस करने के लिए, और आप जो पैसे देते हैं वो सिर्फ लोगों के तनख्वाह के लिए देते हैं। तनख्वाह के तौर पे जो पैसे बांटे जाते हैं 279 या 290 रुपये दिया जाता है, उतने ही आप देते हैं। बाकी तो बाकी काम कुछ हम भी देते हैं, और आप वो उतना ही देंगे तो हमारे लिए दिक्कत आएगा। दूसरा एक नॉर्मेटिव कहा जा रहा है कि जो पैसे का जो आवंटन होगा राज्यों को वो नॉर्मेटिव बेसिस पे होगा। नॉर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि एक कुछ नॉर्म्स या कुछ रूल या कुछ तय करेगी केंद्र सरकार, और उन नॉर्म्स के आधार पर हाँ। पैसे देगी। मगर अभी तक क्या होता था कि इसके पहले ऐसा नहीं था, डिमांड बेस्ड था। मतलब किसी को लगे कि मुझे नौकरी चाहिए, नहीं है मेरे पास, वो जाके पूछ सकता था मुझे नौकरी चाहिए, या उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ये कह सकता था कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है क्योंकि ये हम काम कराना चाहते हैं, आप इसका आवंटन कीजिए, है ना। अब जो है उसका एकदम उलट होगा। जो यदि खर्चा उस नॉर्म्स के जो उन्होंने जो मानदंड दिए हैं उसके ऊपर यदि जाता है तो उस खर्चे का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा उनके ऊपर जो है इसका बोझ पड़ेगा जी। सर, जैसे आपने ये बात बताया कि जो मानदंड है वही काम के आवंटन के लिए वो भी बदल जाएंगे, तो जो लाभार्थी हैं उन पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लोगों को जो पहले काम मिलता था वो अब शायद ना मिले, तो ऐसे में किस तरह का प्रभाव देख सकते हैं? देखिए, इसको देखने का दूसरा एक तरीका है। यदि हम इसको ऐसे देखें कि इस स्कीम या ये जो इन्होंने मनरेगा जो योजना है उसके क्रियान्वयन से क्या फ़ायदे हुए हैं लोगों को। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो गरीबी है, बहुत तीव्र गरीबी जो कहा जाएगा, एक्यूट पॉवर्टी, उसमें कमी आई है। दूसरा ये जो है 2000 क्योंकि 2 दशक हो गए हैं इसके बारे में कुछ एकेडमिक्स ने जो पढ़ाई की और समझा, उनका कहना ये है। दूसरा ये है कि एक जो लोगों को नौकरी ना होने का अभाव है ना, बेरोजगारी है, उसको भी वो कम करता है। तीसरा लो स्किल्स, लोगों के पास यदि काम करने की क्षमता नहीं है उनके पास, तो वो इससे इस प्रोग्राम से उनको वो भी दिया, इस योजना से उनको कुछ स्किलिंग भी हो रहा था उनका। दूसरा है कि लो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, का मतलब ये है कि गांव में कई तरह के जितने भिन्न भिन्न तरीके के रोजगार के जो हैं स्रोत नहीं हैं, है ना, तो वो भी जो है इससे बन रहे थे। तो ये 3-4 कारण और दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि एक और सर्वे हुआ NCAER का, उनका ये कहना है, उन्होंने 2004-05 से लेकर 2011-12 10 साल का उन्होंने किया। उनका ये कहना है कि मनरेगा से जो है 32% पूरा, यदि आप देखें यदि हमारे यहाँ जितना जो गरीबी की जो समस्या थी, 32% इस प्रोग्राम के कारण उसमें कमी आई है। दूसरा 14 मिलियन मतलब करीब 140 लाख लोग वो जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जाते जाते उनको बचा लिया गया। ये दूसरा उसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि गांव में आपको मालूम है कई सारे मनी लेंडर्स होते हैं जो मतलब लोगों को पैसा देते हैं, तो उसमें भी इससे कमी आई है। जो ब्याज पे जो है लोन जैसा लेते हाँ, जो गांव पे दिया जाता है, उसमें भी कमी आई है। और दूसरा, इससे
बच्चों की पढ़ाई में उसमें भी कुछ उनका फ़ायदा मिला है, और महिलाओं को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। क्योंकि एक और सर्वे है वो ये कहता है कि महिलाओं का ये कहना है, कई महिलाओं का, कि जो उनको पैसा मनरेगा से मिलता है उसका 70% पैसा वो अपने पास खुद रख पाई हैं। मतलब वो जिस तरीके से वो खर्चा करना चाहती हैं उस तरीके से कर पाई। ये भी एक वो है। दूसरा एक और सर्वे है, उसका ये कहना है कि जो घरेलू, जो पूरा का पूरा एक घरेलू जितना उनके लिए तनख्वाह या महीने में जितना बनता है एक फैमिली में, उस घरेलू आमदनी का आंध्र प्रदेश का एक सर्वे है कि 17% मनरेगा से आ रहा था और 10% राजस्थान में उससे पैसा आ रहा था। मतलब यह है कि यदि 100 रुपये आमदनी है तो उसके 10 रुपये जो है इसमें से आ रहे थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में 7% आ रहा था। इसका मतलब यह है कि गांव में अभी भी जो है इस योजना से कई लोगों को लाभ मिल रहा था। तो उसको दूसरी तरीके से आप दे सकते हैं, यदि इस योजना में यदि कोई कटौती की जाती है या किसी तरह का बदलाव किया जाता है तो इन सब जो उपलब्धियां हैं इन पे उसका असर होगा। जी, हमने जैसे अभी प्रभाव के बारे में बात करी, तो अगर एक लाभार्थी जो इस योजना का पहले रहा हो, वो अब ये बदलावों को किस तरह से देखेगा? जैसे कि आपने कहा कि उनकी आमदनी भी प्रभावित हो सकती है। तो जब इतने सारे नए बदलाव आएंगे तो लोगों को ये समझने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि आखिरकार इससे उनका फ़ायदा है या नुकसान। तो एक लाभार्थी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो लाभार्थी भी जो हैं पूरे देश में एक समान नहीं है, और क्योंकि जो विकास है हमारे देश का वो एक समान नहीं है। कई जो राज्य हैं, जैसे दक्षिण के राज्य हैं या महाराष्ट्र है या आप मान लीजिए हरियाणा है या गुजरात है, ये विकसित हैं कुछ मामले में, और बाकी जो पिछड़े जो राज्य हैं वो ज़्यादातर हिंदी बेल्ट में आते हैं। वहाँ पर विकास का कुछ और वो है। तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इसका असर, जो मनरेगा का असर सब जगह एक साथ हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। इसको ये भी कहा जाता है कि जो अच्छे जो राज्य हैं, जैसे मैंने कहा तमिलनाडु हैं या कर्नाटका है, जो वेल एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य हैं, जहाँ पर जो सरकारी अमला अच्छा काम करती है, वहाँ पर मनरेगा का पैसे का ज़्यादा जो है उपयोग हुआ है और ज़्यादा पैसे का आवंटन भी हुआ है और मांग भी है और उसका काम भी हुआ है। कई जगह जैसे बिहार है, वहाँ पर जितना पैसा दिया गया उसका पूरा काम भी नहीं हुआ वहाँ पर। वो इसलिए कि वहाँ पर वो कैपेसिटी नहीं है, मतलब योजना का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है। तो जो लाभार्थी हैं वो ये भी इस पे तय करेगा कि कहाँ पर वो लाभार्थी है और उस लाभार्थी को उस हिसाब से ही उसका असर होगा। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए था कि देखिए उन लाभार्थियों को और लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह के हम फेरबदल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या और कोई कार्यकलाप कर सकते हैं जिनको उनसे उनका फ़ायदा हो जी। तो वो किया जाना चाहिए था। सर, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हमने देखा कि संसद में भी बहुत हंगामा हुआ इस पूरे नामकरण को लेकर, ये सारे बदलावों को लेकर, तो अभी हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एक इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकता है? देखिए, अंतोगत्वा इसको तो इम्प्लीमेंट तो होना ही है और होगा, क्योंकि रुक नहीं सकता। जब प्रधानमंत्री बने थे तब शायद मोदी जी ने ये कहा था कि मनरेगा जो प्रोग्राम है ये जो है ये दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार का जो पूरी तरीके से फेल है, उस फेल होने का जो कुछ नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए वो लोग ठीक से, ये उसको दर्शाता है कि गड्ढे खोद के एक काम कराते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कांग्रेस के जितनी सरकारें अभी तक आई हैं उनके नाकामी का एक उदाहरण है मनरेगा प्रोग्राम होना। उन्होंने कहा तो ऐसे था, मगर मनरेगा प्रोग्राम उन्होंने बंद नहीं किया, वो जारी रहा और शायद कोविड के समय काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ। और एक विमर्श सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को लेके हमेशा रहा है और वो मानते हैं कि इस प्रोग्राम
में कई कमियां हैं। मगर जो आपने सवाल पूछा कि अब क्या होगा आगे, जी। इसका मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट तो होगा जिस नए सूरत में विरोध आए हैं ऑपोजिशन से, मगर तुरंत ये होगा कि जैसे बिल तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया है, यदि एक सेलेक्ट कमेटी को दे देंगे, सेलेक्ट कमेटी उस पर विचार करेगा, इसमें कुछ और विचार होगा, और सेलेक्ट कमेटी में जो ऑपोजिशन भी अपना पक्ष रखेगी, बाकी लोग भी रखेंगे, और उसमें से कितना माना जाता है, कितना बदलाव नहीं होगा वो देखने वाली बात है। मगर देखते हैं, ये सरकार, एक बात मानना पड़ेगा कि यदि उसको लगता है कि बहुत सारा विरोध यदि आ रहा है ज़मीनी तौर पे, तो बदलाव भी कर सकती है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे इसके पहले जो किसान को लेके जो मामले हुए ना, किसान 2022 में, तो सरकार ने उसको वापस लिया, ऐसा नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि विपक्ष इसको किस तरीके से लोगों के बीच ले जाके उठाता है और वहाँ से उसका क्या असर दिखता है। ठीक है सर, आगे क्या होता है तो हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की।